हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर योर लॉज एंड योर राइट की जो बुक है उसका फर्स्ट यूनिट। तो मैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ इस बुक से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले हम जो इनकी सीरीज़ है एक बार ये देख लेते हैं कि क्या है। तो टोटल यहाँ पे 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से फर्स्ट यूनिट की कोई चैप्टर्स नहीं है, सेकंड यूनिट की भी कोई चैप्टर्स नहीं है, थर्ड यूनिट का समानता और गैर भेदभाव ये थर्ड यूनिट है जिसमें से 4 चैप्टर्स हैं वो करने हैं। टोटल हुए 6। नेक्स्ट है फोर्थ सशक्तिकरण, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। फिफ्थ यूनिट है पुनर्वितरण मान्यता और आजीविका, इसमें भी 2 चैप्टर्स हैं। तो टोटल इसमें हुए 10 चैप्टर्स जिसको प्रिपेयर करना है। और एग्ज़ाम में जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, क्वेश्चन पेपर जो डिस्कस किया था उसमें बताया था मैंने कि 8 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 4 करने हैं। तो 4 के लिए कंफ्यूज मत होना, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी। ऑल यूनिट करवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना करवा दूँगी कि आप एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। तो चलिए जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसको कवर करते हैं कि फर्स्ट यूनिट क्या है हमारा, कि भारत में कानून का शासन और आपराधिक न्याय। भारत में कानून का शासन जान लेते हैं। कानून का शासन होता क्या है और आपराधिक न्याय क्या है। मतलब कि कानून का शासन वर्ड से ही पता लगता है कि होता क्या है। कोई भी देश देख लो, ज़रूरी नहीं है कि भारत के अलावा भी अगर कोई देश देखोगे वहाँ पे कानून वगैरह बनाए जाते हैं। तो कानूनों के आधार पर वहाँ पे जितने भी वर्क किए जाते हैं वो कानूनों के आधार पर ही किए जाते हैं। तो जैसे कि भारत भी है, भारत में क्या है कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार है, संसदीय शासन प्रणाली है। तो संसद के आधार पर देखा जाए या कानूनों के आधार पर जो शासन किया जाता है, शासन मतलब जो सरकार चलाई जाती है, शासन को अगर हम देखें एक प्रकार से गवर्नमेंट के नाम से भी देखा जाता है। तो क्या होता है कि कानूनों के आधार पर ही पूरे देश को चलाया जाता है और कानूनों के अकॉर्डिंग ही लोगों को जितने भी अधिकार मिले होते हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। तो वर्ड से ही पता लग रहा है कि कानून का शासन क्या है। तो अगर देखा जाए तो कानून का शासन एक प्रकार से देखा जाए कि कानूनों के अंतर्गत ही लोग वर्क करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही उनको अधिकार वगैरह भी दिए जाते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो सरकार है वो चलाई जाती है। तो कानून का शासन मतलब उसका प्रभाव है पूरे देश में। देखा जाए तो कानून के अकॉर्डिंग ही पूरा पूरा जो देश है वो कानून पे ही डिपेंड है। और कानून का अगर कोई उल्लंघन करता है, जितने भी सिद्धांत हैं इसका अगर उल्लंघन करता है तो उनको सजा दी जाती है। तो ये कानून का शासन है। इसमें भी पता लगेगा कि पूरा मैं डेफिनेशन बताऊंगी कि कानून का शासन क्या है। नेक्स्ट है आपराधिक न्याय। आपराधिक न्याय के मतलब कि अगर कोई अपराध करता है तो उसको न्याय दिलाना या उसको जो सजा वगैरह है वो सब दिलाना, इसमें किस प्रकार से उसका जो प्रोसीजर है और इसका क्या कनेक्शन है कानून के शासन से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने क्वेश्चन पेपर में भी डिस्कस किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये प्रकृति और जो इसकी प्रक्रिया है वो सब इसमें बताना है आपराधिक न्याय की, और इसका क्या कनेक्शन है कानून का शासन वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो मैंने डिस्कस किया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए इसको मैं आपको कवर करवा देती हूँ। अब आता है टॉपिक भारत में विधि का शासन या कानून का शासन क्या है। तो मैंने जैसे कि बताया कि क्या होता है कानून का शासन, कि कानून के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, कानून सबके लिए समान है। देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबके लिए कानून जो है वो एक समान है। तो उसी का ही देखा जाए तो शासन है, पूरा गवर्नमेंट से कनेक्शन है इसका, कि कानून का शासन जैसे बोला जाता है रूल्स वगैरह नियम वगैरह जो लागू किए जाते हैं कानून उसे ही बोला जाता है। तो उसी में ही ये है कि कानून के शासन को विधि का शासन भी कहा जाता है। तो इससे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विधि का शासन क्या है तो विधि का शासन आप यहाँ से लिख सकते हैं कि विधि के शासन को कानून का शासन भी कहा जाता है। और अगर इसमें डेफिनेशन आए कि इसमें जो एविडाइसी है 1885 में इन्होंने लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इसकी व्याख्या की थी, जिसमें 3 अर्थ निकाले गए थे। तो आप अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए
कि कानून का शासन क्या है, व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में ये अर्थ भी लिख सकते हैं तीनों, कि इनके द्वारा ये अर्थ निकाला गया था। तो पहला अर्थ ये है कि विधि या कानून के नियम से अभिप्राय देश में कानूनी समानता का होना है। जो है कानून के नियम से अभिप्राय क्या है, कानून का नियम या कानून का शासन बोला जाए जिसे, तो उसमें उसका अभिप्राय किससे, देश में कानूनी समानता का होना है। कानूनी समानता मतलब कि देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो कानूनी रूप से समान हैं, किसी को भी कानूनी रूप से भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी के साथ भी। जैसे कि सरकारी काम करने वाली जो लोग हैं, सरकारी कर्मचारी जैसे बोला जाता है, अधिकारी वगैरह, उनको भी कोई स्पेशली कोई इनको छूट नहीं दी जाती इन सब चीज़ों में, सबके लिए समान समझा जाता है, एक प्रकार से ये भी बोला जा सकता है। दूसरा है कि विधि की शासन के अनुसार ये भी कहा गया है कि किसी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन के लिए दंडित किया जा सकता है, यानी किसी बात के लिए नहीं, अदरवाइज मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि कानून का अगर उल्लंघन करते हैं, कानून को कोई नहीं मानता है, कानून में जो जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, निम्नलिखित जितनी भी सिद्धांत हैं, अगर उसका उल्लंघन कोई करता है तो उसको कानूनी रूप से उनको दंडित भी किया जा सकता है, मतलब सज़ा भी दी जा सकती है। अदरवाइज़ वो किसी चीज़ के लिए नहीं, मतलब कि किसी और चीज़ के लिए उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा, उन्हें सज़ा नहीं दी जाएगी, बल्कि कानून का उल्लंघन करने के लिए उनको सज़ा दी जाएगी। तो कानून के में जितने भी कानून के प्रकार भी बहुत सारे हैं और उनके सिद्धांत भी बहुत सारे हैं। तो जिस प्रकार से उनका अगर उन कानूनों का उल्लंघन किया जाएगा तो उनको सज़ा भी मिलेगी इन कानून के अंदर। तीसरी चीज़ है कि विधि के शासन की तीसरी शर्त ये है कि संविधान की व्याख्या या देखा जाए राज्य किसी भी कानून विषय पर न्यायाधीशों का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। ये चीज़ मानी गई है कि न्यायाधीश कौन होते हैं, जज। कानून विषय पर जो न्यायाधीश है, जजों का जो निर्णय मतलब कि जो उनका फैसला होता है वो बिल्कुल अंतिम होता है, उसके अलावा ऊपर से कोई फैसले नहीं लिए जाते। जैसे कि देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जिसे बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट को सबसे हाई माना गया है, और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज न्यायाधीश जिन्हें बोला जाता है, उनका जो फैसला आता है वो निर्णय होता है और सर्वमान्य होता है। सर्वमान्य मतलब सब उसको मानते हैं, उसका उल्लंघन कोई नहीं करता। अगर उसका कोई उल्लंघन करेगा, अगर उनके अगेंस्ट कोई उल्लंघन करता है, अगर कोई उनके अगेंस्ट जाता है तो उनके अगेंस्ट कार्यवाही की जा सकती है। तो अर्थ एक प्रकार से इसे देखा जा सकता है कि कानून का शासन किस प्रकार से है देश में। अब ये तो समझ में आ गया कि विधि का शासन या कानून का शासन क्या होता है, लेकिन इसके अलावा भी जो लोग हैं देश में रहने वाले, उनको कुछ मौलिक अधिकार वगैरह भी दिए जाते हैं कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। तो वो देखना है कि वो भी कानून के शासन के अंदर ही आता है। कि अगर आप वो तो लिख दोगे कि कानून का शासन क्या होता है पूरा एग्जाम्पल के रूप में, कितने अर्थ निकाले गए हैं, और उसमें अगर परिभाषा लिखना चाहो तो मैंने वो भी बता दिया कि परिभाषा क्या है, 2 परिभाषा उसमें और बता रखी हैं। अब इसमें ये आता है कि संविधान के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें होती हैं, लोग जो होते हैं अपने मूल अधिकारों के अपहरण पर कोई नागरिक न्यायालय में सरकार के विरुद्ध मामला चला सकते हैं। मतलब कि अगर उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, जो नागरिक है उनके मूल अधिकार हैं, उनको कोई नुकसान पहुंचती है, या कोई अगर उनके अगेंस्ट जाता है, एक प्रकार से देखा जाए अगर उनकी जो मौलिक अधिकार है उनको ठेस पहुंचती है, तो वहाँ का वो कोई भी नागरिक जो है वो कोर्ट में केस जो है वो कर सकता है गवर्नमेंट के विरुद्ध। गवर्नमेंट द्वारा जितने भी नियम बनाए जाते हैं, अगर उसका टकराव मौलिक अधिकारों से होता है इंसान के, तो उन लोगों को इस बात का अधिकार है कि वो सरकार के विरुद्ध जो वह कोर्ट में केस फाइल कर सकती है। तो संविधान में ये निर्देश दिया गया है कि राज्यों के उच्च न्यायालय और देश के सर्वोच्च न्यायालय इन मूल अधिकारों की रक्षा करें। मतलब ये संविधान जो बनाया गया था, संविधान जो लागू किया गया है, उसमें ये निर्देश दिया गया है अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई नागरिक अगर केस फाइल करता है तो उनकी जो मूल अधिकार है उनकी रक्षा करे। कौन? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो इनको ये चीज़, इनका फर्ज बनता है कि वो उनके मूल अधिकारों की रक्षा करें। निष्पक्ष और निर्भीक न्यायाधीशों द्वारा न्याय का विधान किया गया है। निष्पक्ष और निर्भीक न्यायाधीश मतलब कि किसी का सपोर्ट ना होना,
कि एक पार्टी का सपोर्ट ना हो, बल्कि निष्पक्ष हो, बिल्कुल किसी के पक्ष में कोई जो न्याय किया जाए ऐसा नहीं है। तो इनके जो आदेश हैं उनका पालन करना शासन का कर्तव्य है, क्योंकि जो हाई कोर्ट के देखा जाए और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके आदेशों का पालन करना सरकार का कर्तव्य होता है। नेक्स्ट आता है कि कानून के शासन के अंतर्गत सभी कानून के उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाता है। मतलब कि जितने भी कानून के शासन के अंतर्गत जितने भी कानून बनाए गए हैं, तो अगर उनका कोई उल्लंघन करता है तो उनको दंडित किया जाता है, उनको सजा दी जाती है। तो ये भी मैंने आपको बताया था। और सभी व्यक्तियों पर देश के संपूर्ण कानून बराबरी से लागू होता है। तो व्यक्तियों पर जो देश का कानून है, पूरा जो जितने भी कानून बनाए गए हैं देश की भलाई के लिए बनाए गए हैं, नियम वगैरह जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सब बनाए गए हैं देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए। तो उनका जो कानून है सभी व्यक्तियों पर बराबरी से लागू होता है। किसी के स्पेशल वर्ग के लिए ये लागू नहीं किया जाता, या निचले वर्ग के लिए इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता नागरिकों में, चाहे औरत हो, चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई ऊंची जाति का हो, चाहे कोई नीची जाति का हो, सबके लिए कानून समान है। कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून से ऊपर नहीं माना जाता है। कि मतलब कि उस व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं माना जाता। कानून सबसे बड़ा है देश के लिए, और किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, नेता को विशेष छूट नहीं होती है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई विशेष वर्ग को छूट नहीं दी जाती है। तो इसी संबंध में ऐसा हुआ था 1954 में दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन ऑफ ज्यूरिस, भारत के संबंध में जो कानून के नियम बनाए गए थे, तो उनके लिए कुछ कमेटी बनाई गई थी, समितियां बनाई गई थी। तो वो है, पहली है व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विधि का शासन। कुछ घोषणाएं की गई थी इसमें कि जो है राज्य पक्षपात पूर्ण कानून नहीं बनाएगा। पक्षपात पूर्ण मतलब कि जो राज्य है वो किसी के पक्ष में रहकर कानून नहीं बनाएगा। दूसरी चीज़, राज्य धार्मिक विश्वास पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो धार्मिक रूप से जो नागरिक वगैरह धर्मों को ज़्यादा मानते हैं तो उनमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। तीसरी चीज़, राज्य जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो मिली हुई है लोगों को, उन पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। ये तीन चीज़ें थी जो कानून, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विधि का शासन लागू करने के संदर्भ में ये बताया गया था। दूसरा है राज्य के संबंध में कानून के नियम। राज्य के संबंध में कानून का शासन लागू करने के लिए कुछ घोषणाएं की गई थी कि राज्य द्वारा प्रभावशाली सरकार दी जाएगी। दूसरी चीज़, राज्य जो है वो सरकार व्यक्ति को सुरक्षा देगी। तीसरी चीज़, राज्य जो है व्यक्ति को सुरक्षा देगी। इनका ये तीन चीज़ें हैं कि प्रभावशाली सरकार जो है वो राज्य द्वारा दी जाएगी, कि प्रभावशाली सरकार बनाई जाएगी ऐसी के लोगों की जो अधिकार हैं उनकी रक्षा कर सकें। दूसरी चीज़ जो है वो व्यक्ति को सुरक्षा देगी, सरकारी व्यक्ति जो होते हैं, सरकार जो है राज्य सरकार, वो व्यक्ति को सुरक्षा देगी। ये भी चीज़ है इसमें। चौथी है, राज्य द्वारा बुराइयों का अंत किया जाएगा। राज्य जो है एक प्रकार से इसको सरकार ही बोला गया है, इनके द्वारा जो है बुराइयों का अंत किया जाएगा। तीसरी चीज़ है कि आपराधिक प्रशासन के संबंध में जो घोषणाएं की गई। ऑप्शन है, आपराधिक प्रशासन के संबंध में कुछ घोषणाएं की गई थी, जिसमें पहला था कि बिना विधिक प्रावधानों के गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। विधिक प्रावधान मतलब कि उनका एक प्रोसीजर होता है, कानूनी तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और सेकंड पॉइंट है कि आरोप साबित होने पर जांच एजेंसी व्यक्ति को निर्दोष मानेगी। ये उल्टा लिखा हुआ है इसमें, कि इसमें ये आना था कि जो आरोप है, आरोप साबित हो जाने के बाद जो जांच एजेंसी है वो व्यक्ति को दोषी मानेगी, दोषी मानकर उस पर कार्यवाही की जाएगी। थर्ड है, युक्ति को अपने विरुद्ध आरोप में सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा। युक्ति को मतलब कि वो जो इंसान है, जो व्यक्ति है, उसको अपने विरुद्ध आरोप में, अगर उस पर आरोप लगाया गया है तो वो सुनवाई के लिए सामने वाले के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, सुनवाई करने का पूरा मौका दिया जाएगा उसे। ताकि जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बताया जाए इसमें कि जो इंसान है अगर उस पर आरोप लगा है तो वो अपने बचाव के लिए वकील भी रख सकता है, उसे पूरी छूट है, अपनी जो सफाई है वो पेश कर सकता है इसमें।
फोर्थ है व्यक्ति का परीक्षण विधि अनुसार होगा। व्यक्ति का परीक्षण मतलब जो जांच वगैरह होती है वो कानून के अनुसार ही होगा। कोई अलग से कोई इसका कानून नहीं बना या कोई अलग से कोई व्यक्ति इससे जांच पड़ताल नहीं कर सकता। फोर्थ है इसमें सुनवाई और परीक्षण के संबंध में कुछ घोषणाएं की गई थी। क्या थी? पहली थी कि न्यायालय स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। न्यायालय कौन होते हैं? जो कोर्ट है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे। इसमें ये बताया गया था कि कोई भी जज जो है वो किसी के पक्ष में कोई सुनवाई नहीं करेगा, निष्पक्ष होकर सुनवाई करेगा। सेकंड है न्यायालय और न्यायाधीश निष्पक्ष और निर्भीक होकर न्याय प्रशासन प्रदान करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, जो न्यायालय है, जो कोर्ट में जितने भी जजेस वगैरह होते हैं वो निष्पक्ष होकर ही जो न्याय है वो अपना जो फैसला है वो सुनाएंगे। थर्ड है विधि का व्यवसाय स्वतंत्र रूप से किया जाएगा। विधि का व्यवसाय मतलब कि जो कानून वगैरह है उसको सही प्रकार से किया जाएगा। कानून का जो व्यवसाय है, व्यवसाय मतलब जो काम है कानून का, कानूनी कार्यवाही जिसे बोला जाता है, वो स्वतंत्र रूप से की जाएगी, ना कि ये किसी के पक्ष में बोला जाएगा, किसी विशेष वर्ग के पक्ष में। ये बताया गया था इसमें 4 पॉइंट्स, जिसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय कमीशन ऑफ ज्यूरिस, अगर याद रहे ये 4 पॉइंट्स, इसमें जो कमेटी वगैरह जब बनाई गई थी तो 4 लागू चीज़ें कही गई थी, इसमें 4 नियम लागू किए गए थे, तो उसी में ही ये पूरे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट है कि इस प्रकार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार न्यायालय प्रशासन द्वारा न्याय प्रदान करना ही विधि कानून के नियम है। मतलब कि अगर जो कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, कानून के अंतर्गत जितनी भी इन लोगों की प्रक्रिया आई गई है, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि एफआईआर दर्ज की जाती है सही प्रकार से, उसके बाद उस पर कार्यवाही की जाती है, फिर वो कोर्ट जाता है, फिर कोर्ट से फिर उसकी कार्यवाही शुरू होती है और जज अपना अंतिम फैसला देता है। तो ये जो कार्यवाही है, जो प्रक्रिया है, उसके अनुसार ये कहा गया था कि न्यायालय प्रशासन द्वारा न्याय प्रदान करना ही विधि कानून का नियम है। कानून का नियम मतलब कानून का नियम क्या है? जो न्यायालय में, कोर्ट वगैरह में जो न्याय प्रदान की जाती है, ये तो प्रोसीजर है ही पूरा के कोर्ट जाएगी के पूरा कोर्ट जाएगा केस, और उसके बाद ही उस पर कार्यवाही होगी, सुनवाई होगी, उसके बाद ही जो कोर्ट है वो अपना अंतिम फैसला देगा। तो जिसमें बिना डर, दबाव, पक्षपात के न्याय प्रदान किया जाएगा। बिना डर के, बिना दबाव के, बिल्कुल पक्षपातपूर्ण, मतलब कि बिना किसी के पक्ष लिए। पक्षपातपूर्ण का मतलब ये होता है, तो उसके न्याय प्रदान किया जाएगा इसके बिना। और इसके अंतर्गत कानून किसी के भी साथ विभेद नहीं करेगा। विभेद मतलब कि अंतर के, वो वाला सही है तो वो गलत है, तो वो सबूतों के आधार पर ही फैसला करेगा। तो सही पर समान रूप से लागू होगा और सभी को समान और संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये था कानून का नियम या विधि का शासन या कानून का शासन। कानून का शासन एक प्रकार से इसे, जिसमें जो सिद्धांत भी बोल सकते हैं एक प्रकार से इसे, या रूल्स वगैरह भी बोला जाता है कि क्या क्या रूल्स लागू किए गए थे। ये हो गया क्लियर कि कानून का शासन क्या है। अब आता है आपराधिक न्याय प्रणाली। आपराधिक न्याय प्रणाली क्या होती है? कि आपराधिक न्याय प्रणाली का तात्पर्य सरकार की उन एजेंसियों या निकायों, वो भी एक प्रकार से एजेंसी होती है, निकाय जैसे बोला जाता है, जो कानून लागू करने, आपराधिक मामलों पर निर्णय देने, आपराधिक मामलों पर निर्णय लेने और आपराधिक आचरण में सुधार करने के लिए कार्यरत है। आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है? आपराधिक न्याय प्रणाली एक प्रकार से जो अपराधी है उनको न्याय दिलाने के लिए, या अगर उन पे कोई झूठा आरोप लगा है तो वो सरकार द्वारा इस चीज़ के लिए वो जो सबूत वगैरह पेश किए जाएंगे उसी के आधार पर फैसला होगा। तो ये एक प्रकार से, इस प्रकार से सरकार की एक एजेंसी के रूप में इन्हें माना गया है, जो कानून लागू करने के लिए भी यूज़फुल है। और दूसरा, आपराधिक मामलों पर निर्णय भी लिए जाते हैं। आपराधिक मामले क्या है कि अगर अपराधी पर आरोप लगाए गए हैं तो उसकी सुनवाई भी सही से कर सके, कि उसका निर्णय ले सके कि वो सही रूप से अपराधी है या नहीं है, क्योंकि अपराधियों को भी सफाई देने का हक होता है। तो सफाई देने का जो हक है वो सबूत पेश करे अपनी तरफ से, उनको वकील वगैरह भी करने की जो परमिशन है वो होती है। तो उसी आपराधिक मामलों पर निर्णय लेने के लिए। दूसरी चीज़ कि आपराधिक आचरण में सुधार करने के लिए कार्यरत है। मतलब कि आपराधिक आचरण मतलब कि एक प्रकार से होता है, अगर उसमें कोई चेंजेस वगैरह करने होते हैं, कि अगर वो निर्दोष है तो उसको निर्दोष साबित किया जाए, या अगर वो गलत है तो वो उसके अगेंस्ट कार्यवाही की जाए, तो उनमें सुधार किए जाते हैं कि किस बिहाफ पर किसी इंसान को के लिए हमें फैसला सुनाना चाहिए। तो वो सब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं कि इसमें जो आपराधिक न्याय प्रणाली है
क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, पहली बात तो ये समझना है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता क्या है। सिस्टम तो समझ में आता है कि पूरे देश में जो सिस्टम लागू किया जाता है, प्रणाली। न्याय, क्रिमिनल न्याय मतलब कि अगर कोई दोषी है तो ऐसी एजेंसियां बनाई जाती हैं, ऐसी निकाय वगैरह बनाए जाते हैं कि जो क्रिमिनल्स वगैरह हैं उनको भी जस्टिस मिल सके, उनको उनके लिए भी वर्क किया जा सके। क्योंकि किसी निर्दोष को अगर फांसी की सज़ा दी जाए या उनको कोई सलाखों के पीछे डाल दिया जाए तो ये देश के कानून में नहीं है। तो इसीलिए ये ऐसी आपराधिक न्याय प्रणाली है कि जो अपराधी है उसको भी सफाई पेश करने का अधिकार होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों में ये एजेंसियां वगैरह बनाई जाती हैं। वास्तव में आपराधिक न्याय प्रणाली सामाजिक नियंत्रण का एक साधन होती है, क्योंकि समाज व्यवहारों को इतना खतरनाक मानता है कि उन्हें नियंत्रित करने से भरपूर प्रयास करता है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने, उन्हें नियंत्रित करने और ऐसा करने वालों को दंडित करने का कार्य न्यायिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। ये एक संस्था होती है, एक प्रकार से देखा जाए तो वो सामाजिक नियंत्रण का एक साधन मानती है इसे, कि जैसे कि एक प्रकार से, क्योंकि ये समाज व्यवहारों को इतना खतरनाक मानता है। जो न्याय प्रणाली है, आपराधिक न्याय प्रणाली, वो समाज को बहुत ज़्यादा खतरनाक मानता है और उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि समाज, एक प्रकार से देखा जाए तो समाज में अगर ये चीज़ देखी गई, अगर अपराधी अगर उसे मान लिया गया सामने वाले को, तो उस पर समाज बहुत ज़्यादा आरोप लगाता है कि ये चीज़ इंसान गलत है, लेकिन भले ही वो गलत ना हो। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए ये आपराधिक न्याय प्रणाली बनाई जाती है, जो सामाजिक रूप से जो लोग हैं, उन समाज में जितने भी लोग हैं, उनका जो प्रेशर है, उनका जो प्रभाव है, उनको रोकने के लिए, उनको कंट्रोल में करने के लिए एक प्रकार से ये बनाई जाती है आपराधिक न्याय प्रणाली, जिसके थ्रू अगर साबित कर दिया गया कि वो अपराधी नहीं है तो वो पूरे समाज के लिए भी अपराधी नहीं होता। तो यही इसमें पूरा टॉपिक है कि आपराधिक न्याय प्रणाली होता क्या है। और रही बात, ये क्वेश्चन आया था कि आपराधिक न्याय प्रणाली का संबंध क्या है कानून के शासन से। कानून के अंतर्गत तो ये बताया गया है कि अगर कोई अपराधी मान लिया गया, अगर उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज करा दी गई तो उस पर कार्यवाही की जाती है इस बिहाफ पे कि अगर उसने कानूनों का उल्लंघन किया है, कानूनों के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है, तो उस पर कार्यवाही होती है। लेकिन आपराधिक न्याय प्रणाली भी यही चीज़ है कि उसमें भी फैसले लिए जाते हैं इस बिहाफ पे कि अगर वो अपराधी है तो उसे सजा दी जाए, अगर नहीं है तो उसके अगेंस्ट उनको सफाई देने का मौका दिया जाए। तो वही आपराधिक न्याय प्रणाली का भी उससे संबंध है कि आपराधिक न्याय प्रणाली एक प्रकार से संस्था भी होती है कि जिसमें ये चीज़ फैसले लिए जाते हैं एक प्रकार से कि जो अपराधी है उसको भी सफाई देने का मौका दिया जाए, ऐसी समाज में उसको भी जीने का हक हो, उनको भी स्वतंत्रता हो उस चीज़ के लिए, उसके ऊपर कोई आरोप ना डाले सामाजिक रूप से। तो इसीलिए ये भी इसका कनेक्शन है इससे कि कानून के उल्लंघन जो लोग करते हैं उनको तो सजा दी जाती है इनके द्वारा भी, यहाँ तक कि कानून का शासन में भी और इसमें भी। आपराधिक न्याय प्रणाली इसी के थ्रू बनाई गई एक संस्था है। कानून के शासन में जितने भी सिद्धांत हैं उसको लागू करने के लिए और उसको नियंत्रण में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए, समाज में अच्छा उसका स्तंभ बनाने के लिए तो ये भी प्रणाली बनाई जाती है। तो इसका भी कनेक्शन है उसी से ही। आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 तत्व हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली जो है उसके 3 तत्व इसमें बताए गए हैं। पहला है कानून प्रवर्तन। प्रवर्तन एजेंसियां जो होते हैं अपने क्षेत्राधिकार में अपराधों की रिपोर्ट करती है और इस संबंध में जांच करती है। साथ ही उनका कार्य सभी आपराधिक साक्ष्यों को एकत्रित करना और इनकी रक्षा करना भी होता है। उल्लेखनीय है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ये एक अंग है आपराधिक न्याय प्रणाली का। जो ये प्रवर्ती एजेंसियां हैं वो अपने क्षेत्राधिकार में अपराधों की रिपोर्ट करती है। जितने भी अपराध होते हैं और उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कोई इंसान करवाता है तो ये एजेंसियां उसका रिपोर्ट लिखती हैं और उसके बाद संबंध में जांच पड़ताल करती है। और इस संबंध में क्या करती है कि जांच पड़ताल की जाती है इस चीज़ के लिए कि ये रियल में अपराध हुआ है या नहीं हुआ। इंसिडेंट जगह पर ऑन द स्पॉट जाकर ये देखा जाता है। और साथ ही उनका कार्य सभी आपराधिक साक्ष्यों को एकत्रित करना और इनकी रक्षा करना भी होता है। इनका कार्य दूसरा क्या होता है कि जो आपराधिक साक्ष्य मतलब जो भी वहाँ पे इंसिडेंट में अगर कोई चीज़ मिलती है, कोई एविडेंस वगैरह या सबूत वगैरह जो मिलते हैं उसको एकत्रित करते हैं, उसे इकट्ठा करते हैं और उनकी रक्षा करने का भी कार्य होता है इनका।
और ये है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां जो होती हैं वो भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग इसे माना जाता है, क्योंकि इन्हीं का ही सबसे मेन काम होता है कि सबूतों को इकट्ठा करना, मेन पॉइंट पे जाकर, ऑन द स्पॉट जाकर, तो उनको कलेक्ट करती है एविडेंस को और उनको सुरक्षित रखती है अपने पास, ताकि आगे चलकर इसकी जांच अच्छे से की जा सके। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अंग है इसका आपराधिक न्याय प्रणाली का। नेक्स्ट है अधिनिर्णय। अधिनिर्णय संस्थाएं जो होती हैं आपराधिक न्याय प्रणाली का भी एक अंग है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है न्यायालय। न्यायालय की कार्यवाही जो होती है न्यायाधीशों द्वारा नियंत्रित की जाती है। इनका मुख्य कार्य निर्धारित करना होता है कि किसी आरोपी ने अपराध किया है या नहीं, और यदि किया है तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए। अधिनिर्णय में पहला पॉइंट ही यही है कि न्यायालय क्या होता है? कोर्ट में जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है सबसे लास्ट, तो उसमें अंतिम निर्णय ले लिए जाते हैं न्यायाधीशों द्वारा। कोर्ट की जो कार्यवाही होती है वो जजों द्वारा की जाती है, उनके द्वारा जो कोर्ट वगैरह है वो उनके नियंत्रण में रहता है। इनका कार्य क्या होता है कि अगर किसी आरोपी ने अपराध किया है या नहीं किया, वो चीज़ इनको जज करना होता है इस चीज़ के लिए कि इस सामने वाले ने, आरोपी जो है, उसने अपराध किया है या नहीं किया, या अगर किया है तो उसे किस प्रकार की सज़ा दी जाए, क्या सज़ा दी जाए। सेकंड पॉइंट है अभियोजन। अभियोजनकर्ता जो होते हैं एक प्रकार से होते हैं वकील होते हैं एक प्रकार से। ये इस चीज़ को देखते हैं कि कौन सी कार्यवाही को, कौन सी केस को आगे बढ़ाया जाए, या कौन सी केस को छोड़ दिया जाए, या नीचे ही जो इसका रफा दफा कर दिया जाए। ये इसका काम होता है अभियोजनकर्ता का। थर्ड है बचाव पक्ष का वकील। बचाव पक्ष का वकील उन लोगों को दिया जाता है जिन पर आरोप लगे हों, तो उनको भी अधिकार होता है इस चीज़ का कि वो अपने पक्ष में कार्य जो है वो वकील को हायर करें। ये सरकार द्वारा दायर मुकदमे के विरुद्ध न्यायालय में आरोपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिला जाता है। अगर आरोपी पर गवर्नमेंट के थ्रू इनको एक वकील हायर करना होता है जो उनके जो आरोपी है उनका सपोर्ट करे। तो अदालत के मुकदमे के लिए बचाव पक्ष इन वकीलों को कुछ पारिश्रमिक पर नियुक्ति करता है। पारिश्रमिक मतलब कि कुछ पैसे देकर वकीलों को हायर करता है। परंतु यदि आरोपी इस कार्य के लिए समर्थ नहीं है तो न्यायालय द्वारा भी इसकी नियुक्ति की जा सकती है। मतलब कि अगर आरोपी इस चीज़ के लिए समर्थ नहीं है कि वो सामने वाले को जो वकील है उसका खर्चा उठा सके, उसको फीस दे सके, तो न्यायालय द्वारा जो है, कोर्ट द्वारा भी इसकी नियुक्ति की जा सकती है। फर्स्ट बताया था कानून प्रवर्तन, सेकंड है अधिनिर्णय, थर्ड है सुधार गृह या कारावास। इस संस्था का प्रमुख कार्य क्या होता है कि न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए अपराधियों की निगरानी करना। इनका ये होता है एक प्रकार से, अगर जो दोषी ठहर गया, मतलब कि अगर मुजरिम पता लग गया कि हाँ कि वो मुजरिम है, तो उस अपराधी को, उस मुजरिम को अपनी निगरानी में रखा जाता है कोर्ट के द्वारा, और उन्हें कारावास की सज़ा भी दी जाती है। कारावास में मतलब बहुत ज़्यादा हर चीज़ से अलग रखा जाता है उन्हें। कारावास की सज़ा देना मतलब कि एक प्रकार से हर इंसान से, हर चीज़ से उसे दूर कर देना, बिल्कुल पूरा समाज से, पूरी हर चीज़ से उसे दूर कर देना। तो ये कारावास की सज़ा भी होती है। और उन्हें बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। बुनियादी सुविधाएं मतलब उसे की जो बेसिक नीड्स हैं, हर इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं, इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना भी इनका काम होता है, मुजरिम को भी। नेक्स्ट आता है कि भारत में जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसके उद्देश्य क्या क्या होते हैं, कि आपराधिक न्याय प्रणाली जो बनाई गई है उसका उद्देश्य क्या है। आपराधिक घटनाओं को रोकना। आपराधिक घटनाएं मतलब कि अगर कोई अपराध कर रहा है उन घटनाओं को रोकना। अपराधियों का दंड देना, अपराधी वगैरह जो होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, उनको दंड देना। अपराधियों के पुनर्वास की व्यवस्था करना। पुनर्वास की मतलब कि एक प्रकार से अगर वो छूट जाता है, उसका अगर कि ज़मानत कर दी जाती है उसकी, जब उसका टाइम पूरा हो जाता है कि उसने सज़ा काट ली है, तो उसकी भी व्यवस्था करना कि वो दोबारा से उस चीज़ को ना करे, और उन्हें समझाने का काम भी इनका होता है। पीड़ितों को यथासंभव मुआवजा देना। पीड़ितों को मतलब कि जितना अगर उसने काम किया है, अगर उस पर दोषी ठहर गया है वो इस चीज़ के लिए, लेकिन वो फिर भी नहीं होता, तो उनको मुआवजा भी दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। कि अगर के कोर्ट में ये चीज़ पता हो गई कि वो दोषी नहीं है लेकिन फिर भी उसने सज़ा काटी है, तो उसको मुआवजा देती है गवर्नमेंट।
और लास्ट पॉइंट है कि समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखना इनका काम होता है। आपराधिक न्याय प्रणाली का जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ था ये देख लेते हैं कि इसका एक लंबा इतिहास रहा था। इस संदर्भ में प्राचीन काल में विभिन्न प्रणालियों का विकास हुआ और विभिन्न शासकों द्वारा उन्हें लागू करने के का जो यथासंभव प्रयास किया गया था। ये शासकों द्वारा भी आपराधिक न्याय प्रणाली को लागू किया गया था। और सेकंड है इसमें कि भारत में आपराधिक कानूनों का संहिताकरण ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था, जो समावेशन 21वीं में भी समान ही है। ये मतलब कि जो भारत में जो आपराधिक कानून है इसको कब लाया गया था? ब्रिटिश शासन के टाइम पे। ब्रिटिश शासन द्वारा ही ये भारत में इस कानूनों को देखा गया था। जब ब्रिटिश फिर आए थे, जब उन्होंने भारत पे कब्जा किया था, उसके बाद ये कानून बनाए गए थे, जो अब भी जो 21वीं सदी है उसमें भी ये समान देखने को मिलते हैं। सर्वप्रथम लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग 1774 से लेकर 85 तक इनका काल रहा था। इन्होंने तत्कालीन प्रचलित मुस्लिम आपराधिक न्याय प्रणाली के दोषों और असमानताओं की भी पहचान की थी। मतलब कि आपराधिक न्याय प्रणाली के दोष क्या हैं और असमानताएं क्या देखी गई हैं। उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा कमियां थी आपराधिक न्याय प्रणाली में, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलने के बाद जो है इसमें चेंजेस आने लगे, सुधार होने लगा था। तो स्टार्टिंग में जो है इन्होंने भी, जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है, इन्होंने आपराधिक न्याय प्रणाली के दोष वगैरह को भी जाना था और असमानताओं की भी पहचान की थी। भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाल की अध्यक्षता में गठित पहले विधि आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्मित की गई थी, ये भी बताया गया। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता CRPC, पहले तो ऊपर बताया था इंडियन पेनल कोड के तहत ये बताया गया था कि जो विधि आयोग है, कानून के जितने भी आयोग हैं उसकी सिफारिशों के आधार पर ये चीज़ बनाई गई थी। दूसरी चीज़, जो कानून वगैरह है, कानून वगैरह उनके जो आयोग वगैरह बनाए गए थे तो उनकी सिफारिशों के आधार पर ही इसको बनाया गया था। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड के तहत उन्हें जो सज़ा दी जाती है। नेक्स्ट है कि CRPC, इसके द्वारा भी 1973 में अधिनियमित किया गया था और 1974 में से लागू भी किया गया था। ये था इसका विकास कि इसमें आपराधिक न्याय प्रणाली में ये बहुत सारे IPC की धाराएं वगैरह भी थी, तो वो कानून के अंदर ही आते हैं, उसी के ही कानून के अंतर्गत आते हैं कि आपराधिक न्याय प्रणाली का विकास किस प्रकार से हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है, इसके तत्व क्या है, ये भी मैंने बता दिया। भारत में जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसका संबंध क्या है ये भी मैंने बता दिया। कानून का शासन जो है उससे क्या कनेक्शन है इसका, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये फर्स्ट यूनिट में पूरा यही टॉपिक है। एक यूनिट में यही कवर करना था कि भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली क्या है और कानून का शासन क्या है, ये बताना है। डेफिनेशंस के साथ मैंने ये बताया है कि कानून का शासन क्या होता है और आपराधिक न्याय प्रणाली से इसका क्या संबंध है, तो ये मैंने पूरा बता दिया। कानून का शासन एक प्रकार से पूरे देश में जो लागू किए गए कानून हैं उसके जो रूल्स वगैरह हैं वो लागू किए जाते हैं देश में। और आपराधिक न्याय प्रणाली, दोनों का ही काम यही होता है, कानून का उल्लंघन करने वालों को रोकना, उसे दंड देना, ये भी इसका काम होता है। तो दोनों में मैंने बता दिया कि दोनों का काम क्या होता है। आप इसमें आराम से डिफरेंस जो है इसका आप अच्छे से लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।